नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। मैं जोगिल कुमार आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाया हूं, जो बहुविकल्पी प्रश्न है बाल मनोविज्ञान से, जो गत वर्ष शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चुने हुए प्रश्न हैं ये, जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो आप कॉपी और पेन उठा लीजिए और हमारे साथ इन प्रश्नों को हल करिए और अपना स्कोर लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको थोड़ा कम समय दूंगा, और आप चाहें तो आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं, रोक करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो श्रृंखला मैं लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है, तो इसे हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो पढ़ते हैं। पहली है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है क्या, संवेदी प्रेरक अवस्था है क्या, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है? तो सबसे पहले ये जो अवस्थाएं दी थी वो मैंने एक वीडियो बनाया था पियाजे साहब का, तो उसमें बताया था पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है दोस्तों, कितनी थी? 4। तो 4 में से ये चारों अवस्थाएं हैं। अब कौन सी अवस्था में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन के बारे में बताया था, तो वो है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए पहला प्रश्न ये हुआ, इसका आंसर भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा नाम भी बता दिया है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो 4 अवस्थाओं की पहचान किस सिद्धांत में की गई थी? तो ये दिया था किसने? कोलबर्ग ने दिया था क्या, एरिक्सन ने, स्किनर ने, या फिर पियाजे ने? तो अभी अभी बताया था मैंने पहले ही प्रश्न में, ये जीन पियाजे ने दी थी बालक की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन डी सही, पियाजे द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर 3, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये सभी प्रश्नों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर जिन्होंने ये वीडियो हमारा नहीं देखा है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ जाकर के वीडियो को देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका ऑप्शन पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत। ये है क्या निरंतरता का सिद्धांत, ये है, या फिर एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतःक्रिया का सिद्धांत है? तो क्या है? विकास कभी न रुकने वाली क्या है प्रक्रिया है, कभी समाप्त न होने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जीन पियाजे की जिस अवस्था में बच्चा जो है वो तार्किक रूप से विचार करना शुरू कर देता है? तो वो कौन सी अवस्था है? संवेदी प्रेरक अवस्था है क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? तो मैंने पढ़ाया था ये हमारी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है वो तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। और ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो कब से कब तक चलती है? 7 से 11 वर्ष तक चलती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
ठीक है। इससे पहले होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है 2 से 7 वर्ष, और संवेदी प्रेरक अवस्था ये चलती है 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये बताई थी 7 से 11, और जो ये वाली बची औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये चलती है 11 से 15 वर्ष तक। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्न अवस्थाओं में खेल विधि आधारित है, तो खेल विधि आधारित है ऐसा कौन सा विकल्प सही होगा? तो पढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण की विधियों पर आधारित, या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षक के सामाजिक सिद्धांत पर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी पे लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जो है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये हमारी किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था है। ऑप्शन में प्रौढ़ावस्था भी दिया हुआ है, पूर्व बाल्यावस्था भी दिया हुआ है, बाल्यावस्था भी है, लेकिन इसका आंसर किशोरावस्था, यानी ऑप्शन कौन सा? पहला ही सही है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 7। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक विकास को कहाँ सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, या फिर ऑडिटोरियम में। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए चिन्ह लगा लेंगे विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आठवां है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण है क्या, या फिर अनुभव है, या फिर संतुलीकरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? सामाजिक संचरण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, लगा लेंगे चिन्ह, ऑप्शन ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो गत वर्ष परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को हमारे को लाइक जरूर कर दें अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है? कौन सी अवस्था हो जाएगी? 7 से 12 वर्ष तक हो जाएगी, या फिर 12 से वयस्क तक हो जाएगी, 2 से 7 वर्ष तक हो जाएगी, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक हो जाएगी? तो ये होती है हमारी कौन सी? 7 से 12 वर्ष, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यह कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी अभी, मूर्त संक्रियात्मक। क्लियर है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? पहला ही सही। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 10 की ओर चलेंगे। संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो संवेदी पेशी अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है क्या, 2 से 7 वर्ष होती है, या फिर 7 से 12, या फिर 12 से अधिक? तो कौन सी बताएंगे? बताइए संवेदी पेशी अवस्था। पहले तो ये होती क्या है वो देख लीजिए। तो ये होती है वह अवस्था जिसमें बालक अपने यानी कि इंद्रियों द्वारा कार्य करता है, इंद्रियों द्वारा सीखता है। तो वो कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशी अवस्था। और जो चलती है हमारी इंद्रियों द्वारा कौन सी अवस्था होती है सीखने की? होती है 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही सही दिया हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 11। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था में है? तो बताएंगे जल्दी से।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्या? किशोरावस्था, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर युवावस्था, या बाल्यावस्था। चलिए बताइए जल्दी से। इसका हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पढ़ेंगे। निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है तो कौन सा है? खेल है क्या, भाषण है, कहानी लेखन है, या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं? तो क्या सही हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं, जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं होती हैं। ठीक है, खेल भी सहायक होता है और भाषण भी सहायक होता है और कहानी लेखन भी होता है, लेकिन निर्माण संबंधी क्रियाएं सहायक नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर ये सभी? बताएंगे क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो चलती है हमारी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। क्लियर है? चलिए अगला है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, या फिर अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था? कौन सी नहीं है? नहीं में है वो बताना है हमें। बताएंगे तो खेलने की अवस्था, यानी कि चौथी सही है, जो क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। अगला है प्रश्न नंबर 15। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? पहला विकल्प द्रव्यमान है, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा है संख्या, और चौथा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा। क्या कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही नहीं है, इसका चौथा सही होगा, यानी कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों हैं। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक वस्तुओं की भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो ये तीनों चीजों में परिवर्तन समझने लगता है, द्रव्यमान में भी, संख्या और क्षेत्र में भी परिवर्तन समझने लगता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। प्रश्न नंबर 16। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है? तो पहला है पर्यावरण के साथ, दूसरा है जीवन के साथ, तीसरा प्रकृति के साथ, और ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। किसके साथ है ये? किसके साथ है? ये सभी के साथ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17 की ओर चलेंगे। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 शब्द होते हैं, या फिर 60 होते हैं, 50 होते हैं, या 10 होते हैं। तो 2 वर्ष तक का बालक कितने शब्दों का भंडार कर लेता है? कितने का होता है ये होता है 100 शब्दों का। ये 100 शब्दों को बोलना सीख जाता है 2 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है क्या, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, या फिर वृद्धावस्था में होता है? तो ये होता है हमारा बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था यानी कि ऑप्शन बी सही है, जिसमें बालक शर्म तथा गर्व जैसी भावना महसूस करने लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो जिज्ञासा क्या होती है?
भय होता है या फिर घृणा, आश्चर्य या फिर भूख। तो जिज्ञासा का क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति क्या है जिज्ञासा की? आश्चर्य। अगला है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता या फिर जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या फिर अनुसरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? अनुकरण करना, सीखने की प्रक्रिया है क्या? अनुकरण के द्वारा सीखता है, या फिर जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, या फिर चिंतन प्रवृत्ति है। तो जो बालक होता है शैशवावस्था में, वो चिंतन की प्रक्रिया में इसकी विशेषता नहीं होती है, चिंतन की प्रक्रिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है, या फिर शिक्षक असफल है, या फिर पाठ्यपुस्तक असफल है, या फिर यह व्यक्तिगत असफलता है। तो ये तीनों ही नहीं होंगे। क्या हो जाएगा फिर? यह व्यक्तिगत असफलता होती है। ठीक है दोस्तों, ना ही उसमें पद्धति की असफलता मानेंगे, ना ही शिक्षक की असफलता मानेंगे, ना ही पाठ्यपुस्तकें असफल हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी दिया है, यह व्यक्तिगत असफलता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो क्या होती है किसी विद्यार्थी की? उत्तरदायित्व, या फिर ईमानदारी, सहभागिता, या फिर आज्ञाकारिता। तो क्या हो जाएगा इसका? विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आज्ञाकारिता है। वह बड़ों की आज्ञा मानने वाला होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। ठीक है, यह सबसे बड़ी विशेषता होती है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 23। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतारोपण हो जाएगा, अंगीकरण हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा, या फिर अभिव्यक्ति हो जाएगा। मानवीय मूल्यों की जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। क्या हो जाएगा फिर? इसका हो जाएगा अभिव्यक्ति। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए अगला है दोस्तों, ये प्रश्न मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। आपको मेरे ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसमें वीडियो को बीच में रोक करके भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना स्कोर लिखते जाइएगा और वीडियो के अंत में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 50 में से 35 भी सही कर लिए तो समझ लीजिए आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ऐसा कौन सा स्तर है जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ये होता है हमारा किशोरावस्था। ठीक है, समवयस्क अवस्था के सदस्यों के साथ सक्रिय बन जाते हैं ये। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव, पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो जो विकास शुरू होता है वो होता है हमारा कब से? ये प्रसव पूर्ण अवस्था से हो जाता है, यानी कि ये गर्भकाल में ही विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था को ही कहा जाता है प्रसव पूर्ण अवस्था। अगला है प्रश्न नंबर 26। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचाने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है।
क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि या फिर मनोगतिक प्रक्रिया या फिर मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावनात्मक व्यवहार। तो इसे कहेंगे संज्ञानात्मक गतिविधि, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है, चलिए, जिसमें क्या होता है? पशुओं और खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने लगता है बालक और उसको वर्गीकृत करने लगता है। अगला है प्रश्न नंबर 27। चलिए, उत्तर तो आपने देख लिया होगा, फिर भी प्रश्न पढ़ते हैं। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है? प्रत्यक्षण या फिर समायोजन या फिर समावेश या स्कीमा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? समावेशन। समावेशन हो जाएगा ये, जिसमें क्या कहा था? प्याजे के अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो वो होती है समायोजन, समावेशन। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोग की नैतिकता या फिर नैतिक तर्कणा या फिर नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। तो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के लिए इसको कहा जाता है नैतिक तर्कणा। ठीक है, क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोलबर्ग ने दी थी नैतिक चिंतन की प्रक्रिया, तो इसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। चलिए, अगला है एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किस, यानी कि खाली जगह में सहायता की आवश्यकता है। तो भावनात्मक क्षेत्र की या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र की या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र की। तो क्या हो जाएगा? जिसमें बालक जो है आक्रामक व्यवहार कर रहा है, तो किसकी जरूरत होगी? भावनात्मक क्षेत्र की। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली जगह में भी सहायता करती है। तो किसमें और सहायता करती है? सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त किसमें सहायता करती है? दुश्चिंता या फिर समाजीकरण या मूल्य द्वंद्व या फिर आक्रामकता। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण। क्या हो जाएगा? समाजीकरण, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर, जो है आपकी स्क्रीन पर। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खाली जगह सिद्धांत को दर्शाता है। वैयक्तिक सिद्धांत, अंतर संबंध, निरंतरता या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा वैयक्तिक सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित में से खाली जगह के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? पौष्टिक की गुणवत्ता, पौष्टिक की गुणवत्ता या फिर संस्कृति या शिक्षा की गुणवत्ता या फिर शारीरिक गठन। तो क्या सही हो जाएगा इसका? वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं।
इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, शारीरिक गठन, यानी कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्लियर है? अगला है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, क्या बचाती है, लैंगिक समानता या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। तो क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ पहले से ही, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, किससे बचाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु स्थायित्व को किस चरण में प्रदर्शित करता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण है क्या, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण है, संवेदी चरण है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण है। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही, पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसमें क्या करता है, बच्चा वस्तुओं के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि वस्तुओं के बारे में समझने लगता है। ठीक है, चलिए अगला है 35 नंबर, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। तो क्या हो जाएगा इसका, रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी। तो इसका हो जाएगा ये सभी। विकास के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, ये सभी शामिल होते हैं, यानी कि रूप भी, दर भी, अनुक्रम भी। तो ये सभी पे आंसर सही टिक लगा देंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो क्या कही जाती है, रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या फिर नव विचार। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो ये कही जाती है हमारी रचनात्मकता। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 37, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या फिर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, तो इसको कहा जाता है आनुवंशिकता, जिसमें क्या होता है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होते हैं लक्षण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अगला है प्रश्न नंबर 38। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस। क्या हो जाएगा, सामान्य का मतलब जनरल जी से प्रदर्शित कर दिया और विशिष्ट स्पेशल एस से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, जी और एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो कौन सा है, नियम प्रतिकूल सिद्धांत है क्या, या फिर गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत है, या फिर हम स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत कहेंगे, या बर्नॉन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। जो द्विखंड सिद्धांत है वो दिया था हमारे स्पीयरमैन ने, और एक खंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, इससे दो प्रश्न याद हो गए हमें। एक खंड सिद्धांत किसने दिया, ये भी दिया किसने, स्पीयरमैन ने दिया था। एक खंड सिद्धांत और द्विखंड सिद्धांत दोनों ये दिए थे स्पीयरमैन। क्लियर है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 39।
चलिए प्रश्न नंबर 39 पढ़ते हैं। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। क्या हो जाएगा इसका अनुकूलन हो जाएगा, क्या प्रेरक पेशी विकास हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा, या फिर विचारात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा विचारात्मक प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, विचारात्मक प्रक्रिया में क्या होता है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया सभी इसमें निहित होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे विचारात्मक प्रक्रिया। अगला है सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। तो क्या है, अधिगम करता है, या फिर आंतरिक व्यवस्था है, या फिर कहेंगे प्रेरक या शिक्षक। तो क्या होता है, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है, क्या नहीं है, इसका हो जाएगा शिक्षक। बालक जो है वो शिक्षक के बिना भी सीख सकता है, लेकिन अधिगम करता ये घटक होता है, अधिगम करता और आंतरिक व्यवस्था भी होती है जिसमें बालक सीखता है, और प्रेरक भी होता है जिससे बालक प्रेरित होकर सीखता है। ठीक है, लेकिन शिक्षक के बिना भी बालक सीख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बाद अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेट अनुबंधन, या फिर सामाजिक अनुबंधन। तो सबसे पहले तो पुनर्बलन इसमें दे दिया, पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो पुनर्बलन क्या था, किसका था, ये था जिसमें पुनर्बलन पर जोर दिया था स्किनर साहब ने। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत को ही हम कहते हैं ऑपरेट अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ऑपरेट अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए, तो पुनर्बलन किससे संबंधित है, ये हो गया पुनर्बलन का पर किसने जोर दिया था, ये दिया था स्किनर साहब ने। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 42। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। एक गुण सकारात्मक है वो क्या कहलाता है, परिवेश का प्रभाव, या फिर थॉर्न का प्रभाव, या फिर प्रभाव का नियम, या प्रतिलोम परिवेश का नियम। तो सकारात्मक है वह कौन सा गुण है, क्या कहलाता है, वो परिवेश का प्रभाव कहलाता है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 43। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। ठीक है, रमेश और अंकित की बुद्धिलब्धि जो है वो समान है, कितनी है, 120। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, यानी कि रमेश जो है वो अंकित से 2 वर्ष छोटा है। अंकित की आयु 12 वर्ष है, तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो रमेश की मानसिक आयु ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला बताया था हमने, क्या बताया था, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु गुणा इसका 100 हो जाएगा। ये हमारा सूत्र दिया था। ठीक है, जिससे हम बुद्धिलब्धि ज्ञात करते हैं। तो इसी से दिया हुआ है, रमेश की दी है बुद्धिलब्धि 120 और अंकित की भी दी है 120। ठीक है, दोनों की 120 है। और इसमें बताया गया है रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो रमेश की कितनी हो जाएगी, अंकित की 12 वर्ष दी हुई है, तो अंकित से 2 वर्ष छोटा है, तो रमेश की हो जाएगी 10 वर्ष, यानी कि वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष हो जाएगी। तो हम मानसिक आयु ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ गुणा 100 होता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इस 0 से ये 100 का 0 1 कट जाएगा, तो इधर बचेगी मानसिक आयु
मानसिक आयु बराबर क्या हो जाएगा 120, और ये जो गुणा में बचा कितना बचा, ये 10 से 1 जीरो हट गया तो ऊपर 10 बचा था, तो जो गुणा में है उसको कहाँ भेजेंगे, भाग में, यानी कि 120/10, 1 जीरो बच जाएगा तो इसकी हो जाएगी 12, तो क्या हो जाएगी इसकी मानसिक आयु 12 वर्ष। ठीक है, तो रमेश की मानसिक आयु 12 वर्ष हो जाएगी, आंसर लगा देंगे सी सही। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। असतत चर का उदाहरण नहीं है, आयु, लिंग, वैवाहिक या फिर आवासीय स्थान, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर आयु, आयु हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 45, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, क्या है यथोचित रूप, साक्षात्कार हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा, प्रश्नावली हो जाएगी या फिर निम्न क्या हो जाएगा, लिखित परीक्षा हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवलोकन। अवलोकन ऑप्शन बी सही है, जिसमें क्या होता है छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथाचित रूप है, जिसमें उसकी दक्षता का आकलन किया जाता है अवलोकन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 46, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन या फिर प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन, तो इसे कहेंगे हम फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 47, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी, ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पे चिन्ह लगा देंगे। उसका परिवार भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, पास पड़ोस का वातावरण भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है, क्या हो जाएगा इसका, परिवार हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा या फिर पड़ोस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है, तो ये हो जाएगा हमारा परिवार। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें अगर आपको लगता है ये अच्छे प्रश्न है तो, और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और क्या करेंगे एक एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर देंगे, और जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें उनको शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा हम और मोटिवेट होंगे, तो और भी अच्छे वीडियोज हम बना पाएंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था में होती है, ये होती है हमारी 7 से 11। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होती है, 7 से 11 जो है हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है लास्ट, प्रश्न नंबर 50, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो इसका क्या हो जाएगा कारण, जिससे बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकसित होती है। तो परिवार का वातावरण होता है क्या, अनुशासनहीनता होती है, या फिर आर्थिक अभाव है, या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होता है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा परिवार का वातावरण ही ऐसा है जिससे क्या होगा, बालक के अंदर अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बालक का वातावरण, तो ऑप्शन पहला ही सही है इसका। दोस्तों वीडियो को लाइक किए हुए
दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, शेयर कर देंगे। इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।